अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप बखैर वाफ़ियत होंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के ऊपर हम बात करते रहते हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इनकम फ्रॉम बिज़नेस कैसे टैक्स होगी और उसकी चीता चीता प्रोविजंस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे और इनके ऊपर रेट्स क्या अप्लाई होंगे वो भी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ओबियसली इस शॉर्ट लेक्चर में वी कैन नॉट कवर ईच एंड एवरीथिंग, but nevertheless we will try to learn the main provisions of the income tax ordinance। तो मेरे साथ स्टे कीजिएगा एंड तक और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेड्स ऑफ इनकम की। हेड्स ऑफ इनकम सेक्शन 11 है। इसमें टैक्सेशन पर्पस के लिए जो इनकम है किसी भी इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या कंपनी की, उसको 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सैलरी है, जिस पे हमने एक वीडियो बनाई थी कुछ अर्सा पहले, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मेरी रीसेंट वीडियो इस पे आप देख सकते हैं। और थर्ड वन आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम बिज़नेस। तो उसके बाद फिर कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं। हेड्स ऑफ इनकम में वो कह रहे हैं कि इनकम ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन अंडर अ हेड ऑफ इनकम शैल बी कंप्यूटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट अमाउंट्स दैट आर पाकिस्तानी सोर्स इनकम एंड अमाउंट्स दैट आर फॉरेन सोर्स इनकम। तो अगर एक रेजिडेंट पर्सन है, पाकिस्तानी रेजिडेंट पर्सन है, तो उसकी इनकम यानी पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम और फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम दोनों हम कंसिडर करते हुए उसकी टैक्सेशन करेंगे और उसकी इनकम कैलकुलेट करेंगे। सेकंड, इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी या नॉन रेजिडेंट पर्सन अंडर अ हेड ऑफ इनकम शैल बी कंप्यूटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट ओनली अमाउंट्स दैट आर पाकिस्तानी सोर्स इनकम। तो अगर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है तो उनकी सिर्फ पाकिस्तानी सोर्स इनकम के अंडर जो पाकिस्तानी सोर्स उनकी इनकम है उसके मुताबिक इनकम कैलकुलेट की जाएगी और टैक्सेशन अप्लाई होगी। अब सेक्शन 18 है जो कि इनकम फ्रॉम बिज़नेस को डील करता है और उसमें कहा गया है कि कौन कौन सी इनकम्स जो हैं वो इनकम फ्रॉम बिज़नेस में कवर होंगी। वन बाय वन देखते हैं जी। नंबर 1, द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस कैरीड आउट बाय अ पर्सन एट एनी टाइम इन द ईयर। तो किसी बिज़नेस से प्रॉफिट्स या गेन जो किसी भी टैक्स पेयर को जो मिलते हैं वो एनी इनकम डिराइव्ड बाय एनी ट्रेड प्रोफेशन और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स। तो किसी ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन यानी कि कोई अगर एसोसिएशन है, चाहे वो ट्रेड एसोसिएशन है जैसे ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, प्रोफेशनल एसोसिएशन जैसे आपकी लॉयर्स के डिफरेंट फोरम्स होते हैं, या इस तरह की कोई और एसोसिएशन है, अगर वो गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने मेंबर्स को तो उसको भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में लिया जाएगा। Then any income from the hire or lease of tangible movable property। तो tangible movable property जो है, फॉर एग्जांपल गाड़ी है या कोई भी मूवेबल एसेट है, उसकी लीज के ऊपर या उसकी हायर के ऊपर जो इनकम होती है वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगी। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट्स और परचेजेस whether convertible into money or not derived by a person in the course of or by the virtue of past, present or prospective business relationship। तो किसी किस्म के परचेजेस उनकी फेयर मार्केट वैल्यू उसको भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में लिया जाएगा, चाहे वो कन्वर्ट हो सके कैश में या नहीं। ठीक है, तो उसमें अगर कैश पे कन्वर्ट हो सकते हैं तो उसकी वही वैल्यू होगी, और अगर कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते तो फिर एनी जो भी डिटरमिन की जाएगी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। एनी मैनेजमेंट फ़ी डिराइव्ड बाय अ मैनेजमेंट कंपनी इंक्लूडिंग मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी। तो किसी भी मैनेजमेंट कंपनी की जो फ़ी होती है, जैसे मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी होती है,
वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगी। एनी प्रॉफिट्स ऑन डेट डिराइव्ड बाय अ पर्सन वेयर द पर्सनस बिजनेस इज़ टू डिराइव सच इनकम। अगर किसी शख्स का बिज़नेस जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉफिट ऑन डेट है, तो उसका प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो भी इनकम फ्रॉम बिज़नेस लिया जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपका बैंक अकाउंट है और उस पर आपको प्रॉफिट ऑन डेट अगर आपको आता है तो आपकी इनकम फ्रॉम बिज़नेस में वो नहीं आएगी, बल्कि वो एक स्पेशल हेड में उसको ट्रीट किया जाएगा। इनकम फ्रॉम लीज आउट ऑफ एसेट्स बाय अ स्केड्यूल्ड बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक और डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और अ मुदारबा और लीजिंग कंपनी। तो लीजिंग एसेट्स की लीज़ के ऊपर जो इनकम है किसी भी बैंक की, शेड्यूल्ड बैंक हो या इन्वेस्टमेंट बैंक या डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो या मुदारबा कंपनी हो या लीजिंग कंपनी, जो कि एसेट्स की लीज़ के ऊपर जो है वो प्रॉफिट लेते हैं, तो उसको भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में लिया जाएगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी वेयर सच amount represents distribution by a mutual fund or private equity and venture capital fund out of its income from profit on debt। तो इसी तरह बैंकिंग या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की जो इनकम है, जो उसकी रिसीट्स हैं, जो उसको म्यूचुअल फंड, प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल फंड से उसको जो इनकम आती है, उसको भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में लिया जाएगा। Then section 20 है which is dealing with the deductions allowed from the income from business। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है उसमें नॉर्मली ऐसे होता है कि आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है या इनकम स्टेटमेंट आपकी बनती है और उसमें आपकी रेवेन्यूज़ आते हैं, कॉस्ट्स आती हैं और फिर नीचे आपके डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर्स आते हैं। ठीक है, तो वो अलाउड एक्सपेंडिचर्स कौन कौन से हैं जी, वो डिस्कस करते हैं सेक्शन 20 में। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ पर्सन इन द ईयर होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। तो पहली बात यह है कि जी कोई भी एक्सपेंडिचर जो कि बिज़नेस पर्पस के लिए है, होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द बिज़नेस, तो यानी बिज़नेस के लिए कम्प्लीटली वो बिज़नेस के लिए एक्सपेंडिचर इनकर किया गया है, वो अलाउबल होगा। Then where animal which have been used for the purpose of the business or profession otherwise than as stock in trade and have died or became permanently useless for such purposes, a deduction shall be allowed equal to the difference between the actual cost to the taxpayer of the animal and the amount, if any, realized in respect of carcasses or animals। अच्छा, आपके पास अगर एनिमल्स हैं जो कि स्टॉक एंड ट्रेड के अलावा आपके बिज़नेस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, फर्स्ट किया आपके पास जानवर हैं जो दूध देने के काम आते हैं या इस तरह के कोई और जानवर हैं और वो जानवर कोई मर जाते हैं या परमानेंटली यूज़लेस हो जाते हैं, तो अगर वो मर गए हैं तो उनकी वो भी अलाउंस आपको मिलेगा, डिडक्शन मिलेगी, लेकिन उसकी अगर कोई सेलेबल वैल्यू है, आपने फ़र्ज़ किया आपकी गाय मर गई और आपने कसाई को उसको बेच दिया, तो जो रियलाइज्ड अमाउंट हुई है वो उसकी कॉस्ट में से माइनस करेंगे, तो बाकी आपको अलाउएबल एक्सपेंडिचर आपका हो जाएगा। देन लीगल फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रिलेटेड टू प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अमलगमेशन इनकर्ड बाय एन अमलगमेटेड कंपनी। तो अमलगमेटेड कंपनी जो एक्सपेंस करती है अमलगमेशन के ऊपर, लीगल फाइनेंशियल एडवाइजरी या बाकी किसी किस्म की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो भी अलाउएबल एक्सपेंडिचर होगी। देन फिर कुछ और मैंने डिफरेंट सेक्शन से पिक की हैं चीज़ें। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन है और इंटेंजिबल्स के ऊपर अमोर्टाइजेशन होती है, वो भी अलाउएबल एक्सपेंडिचर है एज़ पर द रिस्पेक्टिव सेक्शंस। इसी तरह प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी अलाउएबल एक्सपेंडिचर है, लेकिन इसका जो तरीक़ाकार यहाँ दिया गया है उसके मुताबिक, जो डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, इसको रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ़ ईयर्स पे इसको डिवाइड करके हर साल स्ट्रेट लाइन पे आप लेके आते हैं एज एन एक्सपेंडिचर। फिर साइंटिफिक रिसर्च एंड रिसर्च एक्सपेंडिचर है, तो साइंटिफिक रिसर्च का एक पूरा सेक्शन है जिसमें बताता है कि व्हाट इज़ साइंटिफिक रिसर्च और इसको कैसे अलाउ किया जाता है। देन प्रॉफिट एंड डेट,
वो जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है या वो भी आप एक्सपेंस आप ले सकते हैं, एज एन एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह बैड डेट्स हैं, यानी अनकलेक्टेबल डेट्स हैं, किसी कस्टमर से आपने लेने थे लेकिन वो कस्टमर मर गया या कस्टमर ने देने से इनकार कर दिया या अनकलेक्टेबल हो गया किसी भी वे में, तो वो भी अपने एक्सपेंडिचर में आप ले सकते हैं। इसी तरह अनकलेक्टेबल डेट्स का जो अलाउंस है वो भी सर्टेन केसेस में अलाउड होता है। अमाउंट ट्रांसफ़र टू पार्टिसिपेटरी रिजर्व, ये भी अलाउेबल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दिस प्रेजेंटेशन रिक्वायर्स डिटेल्ड एनालिसिस अंडर डिफरेंट सेक्शंस। तो अगर मैं इनको वन बाय वन देखूंगा तो ये मेरा ख्याल है बहुत सारी कुछ 40-50 सेक्शंस बन जाएंगी और मेरी कई घंटों की वीडियो हो जाएगी। इसलिए आई एम जस्ट स्किपिंग एंड जस्ट गिविंग यू द बेसिक नॉलेज ऑफ दैट, क्योंकि मैंने अलाउेबल एक्सपेंस आपको बताने हैं कि कौन कौन सी डिडक्शंस अलाउड हैं, तो मैं यहाँ तक ही रहता हूँ। देन डिडक्शंस नॉट अलाउड, कौन कौन सी ऐसी डिडक्शंस हैं जो कि आपको अलाउड नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल है एनी सेस रेट और टैक्स पेड और पेएबल बाय द पर्सन इन पाकिस्तान और फॉरेन कंट्री दैट इज़ लेविड ऑन द प्रॉफिट और गेन्स ऑफ द बिजनेस और असिस्ट एज परसेंटेज और अदरवाइज ऑन द बेसिस ऑफ सच प्रॉफिट्स और गेन्स। तो आपकी इनकम या प्रॉफिट्स के ऊपर पाकिस्तान में या बाहर जो टैक्स लगा है वो आप एक्सपेंस के तौर पर क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। वो टैक्सेशन में ही अगर एडजस्ट हुआ तो हो सकेगा। एनी अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड अंडर डिवीजन 3 ऑफ द पार्ट 5 ऑफ चैप्टर एक्स फ्रॉम अमाउंट डिराइव्ड बाय द पर्सन, ठीक है। तो ये भी डिवीजन 3 ऑफ पार्ट 5 ऑफ चैप्टर एक्स जो चैप्टर 10 है, इससे कोई अमाउंट आपको जो टैक्स डिडक्ट हुआ है आपका वो भी, यानी टैक्स विद हेल्ड जो हुआ है वो भी आप उसको क्लेम नहीं कर सकते एज एन एक्सपेंडिचर। एनी एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच टैक्स इज़ रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड और कलेक्टेड, कोई एक्सपेंडिचर जिसमें से आपने टैक्स विद हेल्ड करना था, आप विद होल्डिंग एजेंट थे और अगर आपने टैक्स विद हेल्ड नहीं किया तो आप उसको क्लेम नहीं कर सके, और अगर आपने टैक्स विद हेल्ड कर लिया है तो फिर आप उसको एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। और लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि डिस अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स अंडर दिस क्लॉज शैल नॉट एक्सीड 20%। तो डिस अलाउंस जो है वो 20% से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ओबियसली रॉ मटेरियल तो यूज़ हुआ है, फिनिश गुड्स भी आपकी बनी हैं, तो उसको ज़्यादा जो आप डिस अलाउ कर सकते हैं दैट इज़ 20%। देन है जी एनी अमाउंट ऑफ कमीशन पेड और पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ products listed in the third schedule of the Sale Tax Act 1990 where the amount of commission paid or payable exceeds 0.2% of gross amount of supplies thereof unless the person to whom commission is paid or payable as the case may be is appearing in the active taxpayer list। तो आप अपनी गुड्स या सर्विसेज के ऊपर जो कमीशन अगर किसी को पे कर रहे हैं और वो कमीशन 0.2% से ज़्यादा है, तो जिस शख्स को पे कर रहे हैं अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल है तब तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, अलाउड होगा वो, अदरवाइज दैट विल नॉट बी अलाउड। देन एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन टू द फंड्स दैट इज़ नॉट अ रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड पेंशन फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड और अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड। तो प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी फंड, पेंशन फंड और इस तरह के जो सुपरएनुएशन फंड वगैरह होते हैं, ये अगर अप्रूव्ड नहीं है, ये रिकग्नाइज नहीं है एज़ पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, तो इनको जो कंट्रीब्यूशन आप ने दी है ये भी आप क्लेम नहीं कर सकते एज एन एक्सपेंडिचर, और अगर आपका रिकग्नाइज है तो फिर आप उसको कर सकते हैं। Any contribution made by the person to any provident or other funds established for the benefit of employees of the person if tax has not been deducted on their salaries। तो अगर इस तरह का रिकग्नाइज फंड भी अगर आपका है और आप जिन एम्प्लॉयज़ के लिए ये आप अपने फ़ंड क्रिएट किए उनकी सैलरीज़ के ऊपर टैक्स नहीं काट रहे या वो टैक्स पे नहीं हो रहा, तो फिर वो भी कंट्रीब्यूशन आपकी जो है वो एज एन अलाउेबल एक्सपेंडिचर नहीं काउंट होगी। एनी फाइन और पेनल्टी पेड और पेएबल बाय द पर्सन फॉर द वायलेशन ऑफ एनी लॉ, रूल्स और रेगुलेशन, किसी लॉ रूल रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी के ऊपर आपके ऊपर अगर कोई फ़ाइन हुआ है तो उसको भी आप एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं कर सकते। एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पर्सन
आपके ज़ाती आपके घर के खर्चे हैं, अगर आप वो क्लेम करना चाहें तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पहले भी मैंने आपको बताया कि आपके तमाम एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस होने चाहिए। एनी अमाउंट कैरीड टू द रिज़र्व फंड और कैपिटलाइज्ड इन एनी वे, तो किसी रिज़र्व फंड में अगर आपने कोई अमाउंट ट्रांसफ़र की है या कैपिटलाइज की है, तो चूँकि वो कैपिटलाइज होगी तो वो एक्सपेंस नहीं रहा, तो यू कैन नॉट क्लेम दैट। उसके बाद डिडक्शंस नॉट अलाउड में फर्दर है, एनी प्रॉफिट ऑन डेट, ब्रोकरेज कमीशन, सैलरी और अदर रेम्यूनरेशन पेड बाय एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन टू अ मेंबर ऑफ द एसोसिएशन। तो एओपी या पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो अगर कोई पे करती है अपने ही मेंबर को, अपने ही पार्टनर को, डेट, ब्रोकरेज कमीशन, प्रॉफिट ऑन डेट ये हो गया, ब्रोकरेज कमीशन या सैलरी देती है, तो वो अलाउेबल एक्सपेंस नहीं है। एनी एक्सपेंडिचर फॉर ट्रांजैक्शंस पेड और पेएबल अंडर अ सिंगल अकाउंट हेड विच इन एग्रीगेट एक्सीड्स 250,000 रुपीज़ मेड अंडर अदर देन बाई क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो किसी भी सिंगल हेड में 250,000 रुपीज़ से ज़्यादा का एक्सपेंडिचर अगर आपने बैंकिंग चैनल के ज़रिए नहीं किया तो वो अलाउेबल नहीं होगा। बैंकिंग चैनल से मुराद ये है क्रॉस चेक मनी, जो आपकी ऑनलाइन ट्रांसफ़र है क्रेडिट कार्ड की सूरत में, या किसी भी जो ड्राफ्ट वगैरह होते हैं, ये सारे अप्रूव्ड या बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एंड दिस क्लास शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ, अच्छा ये आपने जो 250,000 रुपीज़ क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा अगर आपने पे किए हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन ये क्लॉज अप्लाई नहीं होगी। एक्सपेंडिचर नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज़, कोई एक्सपेंस आपने किया है जो इंडिविजुअली 25,000 रुपया से कम है या 25,000 से ज़्यादा नहीं है, तो वो आप कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर्स ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स, आपने यूटिलिटी बिल्स पे किए हैं, फ्रेट चार्जेस पे किए हैं, ट्रैवल का किराया दिया आपने, पोस्टेज आपने पे की है, या टैक्सेस, ड्यूटीज़, फाइन्स वगैरह आपने, या इस तरह की कोई स्टैट्यूटरी ओब्लिगेशन आपने पे की है, वो अदरवाइज़ दैन बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट आप कर सकते हैं, आप कैश पे भी कर सकते हैं। एनी सैलरी पेड और पेएबल एक्सीडिंग 25,000 रुपीज़ पर मंथ अदर देन बाय अ क्रॉस बैंकिंग चैनल, तो आप किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे करते हैं 25,000 से ज़्यादा, तो वो ज़रूरी है कि वो बैंकिंग चैनल के ज़रिए हो, अदरवाइज़ इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो 25,000 तक की सैलरी आप दे सकते हैं कैश में। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, किसी किस्म का आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, आपने कोई एसेट ख़रीदा है, तो उसको भी आप एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर जो है वो जैसे एसेट्स हैं तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन वगैरह आप क्लेम कर सकते हैं। एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द टर्नओवर इनकर्ड बाय द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं, फार्मास्यूटिकल जो दवाइयाँ मैन्युफैक्चर करते हैं, वो अपनी सेल प्रमोशन वगैरह के ऊपर जो हैं वो 10% से ज़्यादा प्रमोशनल एक्सपेंस नहीं कर सकती। और एनी एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स, तो यूटिलिटी बिल्स मैंने पहले भी कहा था कि वो आपको एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स, तो यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट के ऊपर अगर आपको कोई एडिशनल फ़ी पे करनी पड़ी है तो वो दैट इज़ नॉट अलाउड। एनी एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू द सेल्स मेड टू अ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेल टैक्स एक्ट 1990 बाय एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, तो कोई सेल्स से रेलिवेंट सेल्स को एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस अगर है और उस शख्स के लिए है जो आपने पे किया है किसी ऐसे शख्स को जिसको सेल टैक्स में रजिस्टर होने जिसके लिए मैंडेटरी था लेकिन वो नहीं हुआ, ठीक है, और जो पे करने वाली कंपनी है वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि उसको कंप्यूट किस तरह किया जाएगा, ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। ए का मतलब टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शंस क्लेम्ड under this part, B is the turnover for the tax year, and C is the total amount of sales exclusive of sale tax and federal excise duty to person required to be registered but not registered। तो आपने total amount of deductions claimed और उसको डिवाइड करना है आपने टर्नओवर जो आपकी सेल्स हैं साल की, और उसमें मल्टीप्लाई आपने कर देना है कि
ऐसे लोगों को पेमेंट्स जो कि रजिस्टर्ड होना चाहिए थे सेल टैक्स में और नहीं हुए, तो वो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिसअलाउ हो जाएगा, इतनी अमाउंट आपकी डिसअलाउ हो जाएगी। प्रोवाइड दैट डिसअलाउंस एक्सपेंडिचर अंडर दिस क्लॉज शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल डिडक्शंस क्लेम्ड। तो डिसअलाउंस जो है वो 10% से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। यानी कि ये फार्मूला, अब आपने ये जो फार्मूला अप्लाई किया है इसमें अगर ये 12% होता है तो तब आप 10% पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम ये 10% तक हो सकता है। और दूसरा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गेजेट एग्जाम्प्ट पर्सन्स और क्लॉसेस ऑफ पर्सन फ्रॉम दिस क्लॉज। तो FBR जो है वो नोटिफिकेशंस के ज़रिए एग्जाम्प्ट भी कर सकता है किसी बिज़नेस को, किसी क्लॉज ऑफ बिज़नेस को। अब बात करते हैं रेट्स क्या हैं जी। तो इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए रेट्स जो हैं वो हैं, ये टेबल दिया गया है। टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 400,000। अगर 4 लाख तक इनकम है तो कोई टैक्स नहीं है साल में, और अगर 400,000 से ज़्यादा है और 600,000 से कम है तो 5% है। 4 लाख से ऊपर जितनी अमाउंट है उसके ऊपर 5% है। और अगर इनकम 600,000 से ज़्यादा है लेकिन 1.2 मिलियन से कम है तो जितनी अमाउंट आपकी 600,000 से ज़्यादा है उसका 10%, यानी कि पिछला स्लैब भी अप्लाई होगा, 10,000 उसका बनता है, प्लस जो भी अमाउंट 600,000 से ज़्यादा है उसका 10%। इसी तरह 1.2 मिलियन से ज़्यादा अगर आपकी इनकम है और 2.4 मिलियन से कम है तो पिछले सारे स्लैब्स का टोटल 70,000 प्लस 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 1.2 मिलियन। और फिर अगर 2.4 मिलियन से आपकी इनकम ज़्यादा है लेकिन 3 मिलियन से कम है, तो यानी 3 मिलियन से ज़्यादा नहीं है, तो 250,000 यानी सम ऑफ ऑल टैक्स ऑन ऑल स्लैब्स प्रीवियस स्लैब्स प्लस 20% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 2.4 मिलियंस, तो यहाँ 20% का स्लैब लगेगा। और अगर 3 मिलियन से ज़्यादा आपकी इनकम है लेकिन 4 मिलियन से ज़्यादा नहीं है तो 370,000 प्लस 25% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 3 मिलियंस। और इस तरह 4 मिलियन से ज़्यादा है इनकम और 6 मिलियन से ज़्यादा नहीं है, यानी 6 मिलियन तक, दैट इज़ 620,000 पिछले सारे स्लैब्स का टोटल प्लस 30% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 4 मिलियन। और अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम है 6 मिलियन से ज़्यादा है तो 1,220,000 रुपीज़ जो सम ऑफ ऑल प्रीवियस स्लैब्स है प्लस 35% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 मिलियंस। तो ये है रेट ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सनस। तो अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं यानी सोल प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे हैं या आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, चाहे रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, तो आप पे ये रेट्स अप्लाई होंगे। अब हम बात करते हैं कंपनीज़ के हवाले से। सॉरी, ये हेडिंग को आप भूल जाएं। रेट्स ऑफ टैक्स फॉर कंपनीज़, ये है हेडिंग, और उसमें कंपनीज़ के लिए 29% टैक्स रेट है। और इन केस आपकी कंपनी क्वालिफाई करती है स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में तो वो आपका 22% है 20 इस साल के लिए, 21 के लिए, और 2021 में ये 21% होगा और 2023 में ये 20% हो जाएगा जो आगे कंटिन्यू करेगा। यानी कि स्मॉल कंपनी का जो है वो अभी 22% है और फिर ये कम होते होते 20% रह जाएगा। और इसी तरह ये कंपनीज़ का था 34% से हर साल कम होते होते अब 29% पे आ गया, तो ये कंटिन्यू करेगा। तो बैंकिंग कंपनीज़ के लिए सुपर टैक्स भी अप्लाई होता है, दैट इज़ 4%, यानी कि जो आपका 29% है प्लस ये 4% भी आप बैंकिंग कंपनीज़ को पे करना पड़ता है। तो ये तफसीलात थी इनकम फ्रॉम बिज़नेस क्या है और उसकी टैक्सेशन कैसे होती है, उसके टैक्स रेट्स क्या हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।